बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन मुमताज़ सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब ने एक ख़बर ब्रेक की कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो हाल ही में रिटायर हुए, दोनों की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। तो दूसरी खबर 24 न्यूज़ ने ब्रेक की कि साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके घर जनरल बाजवा अपनी फैमिली समेत तशरीफ लाए। ये जो दो मुलाकातें हैं, ये दोनों मुलाकातों का अहवाल क्या है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन साथ साथ आपको ये बताऊं कि ये मुलाकात एक ऐसे टाइम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है जब इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर हर तरफ से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जब एक बात समझ आ रही है कि जी इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इमरान खान साहब हाथ पांव भी मार रहे हैं, किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर सकें और उसको इस्तेमाल करने के साथ डायरेक्टली तौर पर उनसे ये कहलवा सकें कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दिए जाएं, न्यू इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं। तो ये जो दो मुलाकातें हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूंगा। लेकिन साथ साथ आपको ये बात बताता चलूं कि ये जो तीन किरदार हैं, साकिब निसार, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, ये तीन वो किरदार हैं जो प्रोजेक्ट इमरानिया को लॉन्च करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को इक़्तिदार दिलवाया। जैसे भी दिलवाया, ये सबको पता है कैसे दिलवाया। इमरान खान साहब के दौर में साकिब निसार साहब का क्या रोल था, जनरल बाजवा का क्या रोल था, जनरल फैज़ हमीद का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता करके कौम के सामने खुल रही हैं और ये एक एक करके एक्सपोज हो रही हैं। और ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के दौर में किस तरह से इन तीनों लोगों ने इमरान खान साहब को प्रमोट किया, उनको सपोर्ट किया, उनका हाथ पकड़ के, उनको गोदी में उठा के, उनके मुंह में चूसनी डाल के, उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर, वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पर, उसके मनसब पर कैसे फाइज किया। सर, ये एक एक करके चीज़ें खुल रही हैं, कौम के सामने आ रही हैं और इसकी हकीकत खुलकर कौम के सामने अयां हो चुकी है। तो एक ऐसे वक्त में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई जब ये बातें बहुत ज़्यादा हाइप के तौर पर खड़ी हो चुकी थी, हाइप क्रिएट कर चुकी थी कि जनरल बाजवा रिटायर हो गए, जनरल फैज़ हमीद चले गए। तो अब ये लोगों को शायद लग रहा है कि प्रोजेक्ट इमरानिया के ऊपर दोबारा से काम होने जा रहा है, या प्रोजेक्ट इमरानिया को दोबारा से प्रमोट किया जाएगा, या उसकी लॉन्चिंग दोबारा से की जाएगी। उसमें नाकामी के बाद शायद एक और जो है वो कोशिश के बाद इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, या इसके कोई जो है वो रिजल्ट्स निकाले जाएँ। तो ऐसे वक्त में जो ये मुलाकात है, इससे पहले मैं अगर आपको एक बात बताता चलूँ कि जनरल बाजवा, जिनके इमरान खान साहब के साथ रवाबित बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले साल अक्टूबर के अंदर 2021 में ये बहुत बार ये मैं बात कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, रेपिटेशन के तौर पर बार बार ये बात करता हूँ। तो इसलिए करता हूँ कि तमाम जितने भी देखने वाले, जितने भी सुनने वाले जो इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं, ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, तो उनको ये बात मालूम हो सके कि ये इमरान खान साहब ने जो जनरल बाजवा को हटाने के लिए पिछले साल मंसूबा बनाया था, बेसिकली एक प्रॉब्लम था नोटिफिकेशन का। वो जो नोटिफिकेशन था वो इमरान खान साहब ने इस बुनियाद पर जो है वो उसको जिद बनाई हुई थी, वो इसलिए जिद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे कि किसी तरह जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो DGISI बरकरार रहें, 6 महीने जो है वो जनरल बाजवा को दे दिए जाएं। 6 महीने के बाद इमरान खान साहब का एक पूरा प्लान था कि इस साल मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर इंतखाबात करवाऊं और उसके बाद नई आर्मी चीफ का ऐलान कर दूं। तो जब जनरल बाजवा को ये बात मालूम हुई कि इमरान खान साहब मुझे नवंबर 2022 से पहले 29 नवंबर 2022 से पहले मुझे मेरे इक़्तिदार से फारिग करना चाह रहे हैं, मुझे मेरे मनसब से फारिग करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने फिर इमरान खान साहब को वो करके दिखाया जिस तरह ज़ियाउल हक साहब ने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को करके दिखाया था। और ये वो शख्स थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जिनको ज़ियाउल हक साहब सलूट किया करते थे, इनको खड़े होकर सलूट मारा करते थे। मरी के गेस्ट हाउस में ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को सलूट मारा था। तो सर, ये सारा कुछ जो है ना, ये वक्त के साथ साथ चलता है। ये वक्त बहुत बेरहम है और पाकिस्तान में वज़राए आज़म के साथ इतनी बेदर्दी के साथ सलूक किया गया कि आज तक पाकिस्तान के अंदर
पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान की 75 से 76 साल जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो सर एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब जब पागल बना रहे थे जनरल बाजवा को, और फिर वो जब नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन, फिर वो नाम आया, फिर इमरान खान साहब ने उसको जिद बनाया तो हालात कशीदा हो गए। और सबको ये बात मालूम हो चुकी थी कि जब नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी, अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ असेंबली के फ्लोर के ऊपर जमा करवाई गई, तो सबको सर ये बात मालूम हो गई थी कि अब इमरान खान साहब का दी एंड है। अब इमरान खान साहब फारग हैं, खुड्डे लाइन है, ख़त्म शुद्ध हैं, और अब इमरान खान साहब जो है वो वैसे ही टिश्यू पेपर की तरह उनको पकड़ा जाएगा और उनको पकड़ के इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। तो सर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इमरान खान साहब को लाने वाले ही उनका दुश्मन बने। जनरल बाजवा के बारे में एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं कि जनरल बाजवा ये जी मौसूफ जो है ये आखिरी वक्त तक एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी के तौर पर, उस्ताद मोहतरम के तौर पर पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान की सहाफ़त में प्रिंट जर्नलिज़म के नाम, प्रिंट जर्नलिज़म के अंदर उनका एक बड़ा नाम है। और अखबारी सहाफ़त के अंदर अगर आप बात करें तो इरफान सदीकी साहब एक बड़े माय नाज और बड़े मुंजे हुए सहाफ़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे, जो एक बड़े अच्छे कॉलम नवीस के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो इरफान सदीकी साहब जो हैं, जो नून लीग के सेनेटर हैं, नवाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं और नवाज शरीफ के करीबी रुफ़का में शुमार किए जाते हैं। मियाँ साहब जो हैं वो इनको अपने भाइयों की तरह समझते हैं, इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इरफान सदीकी साहब ने जी ये बात बताई कि जनरल बाजवा ने आखिरी टाइम तक धमकी दी कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। और लंदन में जो जनरल बाजवा साहब जो हैं, लंदन में जी उनके कुछ करीबी ज़राए भी थे जिनके ज़रिए जनरल बाजवा ने ये कोशिश की कि नवाज शरीफ को इस बात पर कायल किया जाए कि वो मुझे आखिरी वक्त तक एक्सटेंशन दे। जब नवाज शरीफ साहब ने इस बात के ऊपर क्रॉस लगा दिया तो जनरल बाजवा ने अगली धमकी बकौल इरफान सदीकी ये दी कि मैं इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दूंगा पाकिस्तान में। अब जनरल बाजवा आखिरी वक्त तक एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कौन से नून लीग के सियासतदान, कौन से सीनियर अरकान पार्लियामेंट हैं जो GHQ के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे थे, और उसके बाद वो GHQ में मुलाकातें भी करते रहे। मैंने आपको इशारतन बात इसलिए की है कि आपको पता चल जाएगा, और इसके ऊपर मैंने एक व्लॉग भी किया है कि वो नून लीग में कौन से ऐसे लोग थे कि जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात के बारे में इल्म हो जाएगा, और मैंने अपने व्लॉग में भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस की है। सर अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जनरल बाजवा के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो दोनों साइड्स पे खेल रहे थे, लेफ्ट साइड राइट साइड, PDM की तरफ भी खेल रहे थे और PTI की तरफ भी खेल रहे थे। और आखिरी वक्त तक जब तक ये बातें हो रही थी कि इमरान खान खुलकर फौज के खिलाफ बोल रहे हैं और इमरान खान साहब को कोई नथी नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई उनको कंट्रोल नहीं, तो ऐसे वक्त में इमरान खान साहब क्या इतने पॉपुलर लीडर हो गए हैं कि वो इतने स्ट्रांग आर्मी चीफ के होने के बावजूद फौज को गालियां देते हैं, न्यूट्रल्स कहते हैं, हैंडलर्स कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो सर ये जो बातें हो रही थी ये इमरान खान साहब जब कर रहे थे तो जनरल बाजवा एक जानिब PDM की तरफ खेल रहे थे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ खेल रहे थे, तो दूसरी जानिब वो इमरान खान साहब को भी सपोर्ट कर रहे थे। और उनकी सपोर्ट के बगैर इमरान खान साहब कभी खुलकर फौज के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी पॉपुलर फौज है, जितना पॉपुलर इदारा फौज है, सर सियासतदान तो उनके मुकाबले में चूंटी हैं। सर सियासतदान क्या है, ये पार्लियामान भी हमारा चूंटी है जिसको हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं। तो सर ये इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े चलाक और होशियार सियासतदान है, वो बहुत सोच समझ कर खेल रहे थे, और जनरल बाजवा उनसे ज़्यादा चलाक निकले कि उन्होंने दोनों साइड्स पे खेला। जनरल बाजवा का जो किरदार है वो सौतेली माँ जैसा था कि वो इस वक्त जो है वो एक सौतेली माँ का किरदार अदा कर रहे थे। वो घर की वो सौतेली माँ थी जो आपस में दो भाइयों को लड़वा रही थी। तो जनरल बाजवा जो है वो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और PTI दोनों को आपस में लड़वा रहे थे और दोनों साइड्स पे खेल रहे थे। उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी है, ये वैसे जो है ना जनरल बाजवा
वो इस बात की तरदीद कर सकते हैं, वो इस बात की तरदीद ज़रूर कर सकते हैं कि जी मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, मैंने इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं किया, वो कह सकते हैं। लेकिन वो इस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक 2 साल नहीं गुजर जाते, क्योंकि जब रिटायर होने वाला एक सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होता है तो वो 2 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता, वो कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर सकता, वो कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं कर सकता, वो कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर अब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जनरल बाजवा पर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से अगर जनरल बाजवा तरदीद करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो तरदीद करेंगे या अभी वो बात करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता शायद इन तमाम बातों के हवाले से जो है वो इंकशाफात करें, लेकिन वो इंकशाफात कर रहे हैं बकौल मंसूर अली खान साहब जो उन्होंने अपने व्लॉग्स किए हैं, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कई अहम बातें की हैं। उनके करीबी ज़राए से हमें ये बातें मालूम हुई हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ये भी कहा कि वो मुझे बॉस भी कहते थे, वो मुझे इज्जत भी देते थे, वो मेरी इज्जत भी करते थे। तो सर बहुत सी बातें खुलेंगी, लेकिन जनरल बाजवा चूँकि कोई बयान दे रहे हैं तो वो अपना एक उनका ज़ाती बयान, उनका एक पर्सनल ओपिनियन, उनका अपना एक ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अब तो खैर ये तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई रिटायर होने वाला शख्स जो है वो 2 साल तक सरकारी मुलाजिम किसी सरगर्मी में, किसी पॉलिटिकल जो है वो सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकता, कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं कर सकता। लेकिन सर ये माजी में हुआ जब 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर हुआ करते थे जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब। ये जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब जो हैं मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और इनके ऊपर करप्शन का वैसे कोई सिंबल नहीं था। वैसे तो बीइंग अ शख्सियत, बीइंग अ पर्सनैलिटी, क्रेडिबल आदमी है, बड़े पढ़े लिखे, बड़े वेल एजुकेटेड आदमी है। और 92 न्यूज़ के अंदर भी आई थिंक इनके कोई शेयर्स हैं जिस बारे में मुझे पता चला। मेरे एक दोस्त भी 92 न्यूज़ में काम करते हैं, उन्होंने भी मुझे बताया। तो जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब जो हैं उस वक्त रिटायर हुए, फिर ये चेयरमैन नैब बने। चेयरमैन नैब बनने के बाद ये गवर्नर पंजाब बने। परवेज़ मुशर्रफ, साबिक आमिर, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ के दस्ते राज थे, उनके करीबी रुफ़का में शुमार किए जाते थे और इन पर बड़ी नवाजिशात थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की। सर जैसे रिटायर हुए, फौज से निकले, उसके बाद चेयरमैन नैब बन गए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन बने। उसके बाद गवर्नर पंजाब बन गए। बड़ी नवाजिशात हुई इनके ऊपर और इनको जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ा नवाजा। तो उस वक्त तो खैर कानून था ही नहीं, कानून तो उस वक्त बाढ़ में गया हुआ था, कानून उस वक्त वैसे ही अचार डालने गया था, कानून बना ही कोई नहीं था सर उस वक्त पाकिस्तान में। जो अब कानून बन गया कि जी कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होने के बाद 2 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता या किसी भी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पर तो लोग इदारे के अंदर रहकर सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहे। जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और साकिब निसार साहब, इनके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये मौसूफ जो है इनकी क्या कारस्तानियाँ थीं, ये क्या करतूत थे, ये क्या करतूत जो हैं वो इनके बाद में निकलते रहे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में आगे जाकर बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सर ये कोर कमांडर थे लाहौर के जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब। फिर भी उस वक्त तो खैर कोई कानून ही नहीं बना था, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। जनरल फैज़ के घर 2 घंटे मुलाकात हुई जनरल बाजवा की और जनरल फैज़ हमीद की। अब मैंने कुछ अपने करीबी ज़राए से ये बात की तो मुझे ये बात मालूम हुई कि इस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ बड़े सरकर्दा लोग हैं, जो बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के, आप समझ लें कि बड़े सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अब ये इस बात का कुछ सीनियर सहाफ़ियों के ज़रिए इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा, इनकी सरगर्मियों को, इनकी तमाम जितनी भी मुलाकातें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा, उसका चेक एंड बैलेंस किया जाएगा कि ये शख्स जो है वो किससे मुलाकातें करता है, किसके पास जाता है, किसके साथ जाकर मिलता है, किसके साथ जाकर बैठकर मीटिंग्स करता है। सर सारा कुछ होगा।
अब अगर कोई ये समझ रहा है कि जनरल बाजवा की, जनरल फैज़ हमीद की और साकिब निसार की मुलाकात इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि तीनों बैठे और तीनों ने बैठ के प्रोजेक्ट इमरानिया को दोबारा से जिंदा करने के लिए प्लान बनाया, तो सर ये बकवास है, ये बिल्कुल बकवास खबर है। मुलाकात हुई मामूल के मुताबिक हुई या वैसे ही हुई होगी, या जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को कहा होगा मैं सुना रिटायर तो हो गए, चलो कि फौजिया दौर गुजरिया, फिर वो हालात वाक़यात डिस्कस होते रहती हैं, चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये मुलाकात जो है इसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई। और सर अब तो फौज बीइंग अ न्यूट्रल इदारा, अब ये चीज़ कभी भी बियर नहीं करेगी कि कोई भी शख्स फौज के अंदर रहकर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करे, पॉलिटिकल सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले। सर फौज और जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ कभी भी इन चीज़ों को बियर नहीं करेंगे, और ये होगा भी नहीं। ये मैं आपको पहले बता दूं, ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि ये चीज़ें अब फौज और नए सिपा सलार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जी जो दूसरी मुलाकात हुई है फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके हवाले से तो मैंने आपको बताया। दूसरी मुलाकात 24 न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की है, और 24 न्यूज़ ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ, वो जी चल कर गए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब के घर, और अपनी फैमिली समेत गए जनरल बाजवा, और उनके साथ भी मुलाकात की। और ये सर ये साकिब निसार साहब जो है ना, ये भी प्रोजेक्ट इमरानिया को फ़रोग देने वाले एक बड़े सरकर्दा रहनुमा निकले पीटीआई के। और इन्होंने जिस तरह से फिर वो मुतनाज़ शोहरत का एक समझ लें कि टैग अपने ऊपर लगाया, वो डैम फंड का पैसा कहाँ गया, अरबों रुपया, वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इनके दौर में जुडिशल एक्टिविज्म अरूज पे रहा, इनके दौर में किस तरह से जो है अदलिया को हाईजैक किया जाता रहा, अदलिया के जजेस को, बिलखसूस साकिब निसार साहब के दौर में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ वो मुकदमा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, ये किस तरह से सारी प्लानिंग्स हुई। और साकिब निसार के दौर में ही जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को कैसे उनके ओहदे से हटाया गया, जब उन्होंने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ और मरियम के हवाले से जनरल फैज़ ने मुझे कहा कि इनको सजाएं दो, अगर इनको सजा ना दी तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो सर ये चीज़ें खुलकर तो आ रही हैं कौम के सामने, से ज़्यादा क्या करतूत इन लोगों की आए कि ये जो लोग अब आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, एक वक्त में इनका नाम था, इनके नाम को लोग जब इनका नाम लेते थे तो उस वक्त लोगों की जुबानों से जब इनका नाम निकलता था तो इनके बड़े चर्चे थे, इनकी दहशत के बड़े चर्चे सुनाई देते थे। और सर अब एक ऐसा वक्त आ गया कि लोग इन लोगों का नाम तक लेना जुबान से पसंद नहीं करते। बिलखसूस अगर मैं वैसे जनरल बाजवा का जो है वो ज़ाती तौर पर तो मुखालिफ हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ उन्होंने अपने इदारे की गलतियों को निशानदेही के तौर पर कौम के सामने रखा, और अपने इदारे की गलतियाँ जो है वो कौम के सामने रखी, और निशानदेही की अपनी गलतियों की, अपनी नाअहलियों की, अपना जो मिसकंडक्ट था उनका, और दूसरी चीज़ें जो उन्होंने पॉलिटिकल सरगर्मियों में हिस्सा लिया, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, इमरान खान को कैसे लाया गया, आरटीएस सिस्टम कैसे बैठाया गया, 2018 के आम इलेक्शंस को, जनरल इलेक्शंस को कैसे हाईजैक किया जाता रहा। तो ये चीज़ें सर खुल रही हैं कौम के सामने हैं, इसके ऊपर तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के पता है कि प्रोजेक्ट इमरानिया किसने लॉन्च किया था, किसने इसका इख्तिताम किया। और उसके बाद जनरल बाजवा ने नो डाउट अपनी गलतियों का इतराफ़ ज़रूर किया, जाते जाते रुखसत होते वक्त उन्होंने अपनी नाअहलियों का इतराफ़ किया। लेकिन सर ये जनरल फैज़ हमीद और मियाँ साकिब निसार साहब, ये तो इमरान खान साहब के दौर में नून लीग के इतने बड़े मुखालिफ थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, उसके बाद कैप्टन सफदर, मैं किस किस का नाम लूँ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, पता नहीं कितने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात बने, उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, झूठे मुकदमात, राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का झूठा केस बनाया गया। सर लानत है इस मुल्क में ऐसे लोगों के ऊपर के जिन्होंने झूठे केसेस बनाए, और अगर उसी केस में राना सनाउल्लाह को सजाए मौत सुना दी जाती तो फिर इस मुल्क में गलत सजा सुनाने वाला जो है उसका क्या अंजाम होता, वो किस अंजाम के साथ जो है वो किस कर्ब के साथ इस पूरे प्रोसेस से गुजरता है। ये सारी चीज़ें हैं सर, ये वो 3 किरदार हैं जो बेतौकीर हो चुके हैं अपने वक्त के साथ।
ये वो वक्त के लोग थे जो वक्त के साथ साथ जो है वो अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि इन्होंने अपने वक्त में अपने अपने तमाम होने वाले जो इक़दाम हैं उससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। साकिब निसार साहब ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, जनरल बाजवा ने बहुत नुकसान पहुंचाया, जनरल फैज़ ने कैसे सेनेट के इलेक्शंस को हाईजैक किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ज़रिए, सियासी मुदाखलत के ज़रिए कैसे पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को आलूदा करने की कोशिश की। ये सारी कहानियाँ इन लोगों की कारस्तानियाँ आपके सामने हैं। 24 न्यूज़ की खबर मैंने आपको बताई जिन्होंने ब्रेक की, और ये भी बताया कि साकिब निसार साहब के घर में जनरल बाजवा अपनी फैमिली समेत गए, उनसे मुलाकात की, और वो मुलाकात जो है उसमें क्या बातें डिस्कस हुई, ये भी सारी चीज़ें अब ऑन द रिकॉर्ड आएंगी। और फिर जनरल फैज़ की और जनरल बाजवा साहब की जो मुलाकात है वो भी मैंने आपके सामने रखी। तो सर वक्त जो है ना एक जैसा नहीं रहता, वक्त बेहतरीन इंतकाम है, मकाफात अमल अटल है। जो कल इक़्तिदार में बैठ के, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के अपने जो है वो मैं इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए नहीं बात करूँगा क्योंकि फिर बात आगे चली जाएगी, अपने जो है वो कारिंदों के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो सर आज वो लोग देख लें बेतौकीर हो चुके हैं, उनका कोई नाम तक नहीं लेता, कोई अपनी ज़ुबान से उनका नाम तक लेना गवारा नहीं करता। तो ये आपके सामने है सारा कुछ, मैंने आपके सामने तमाम डिटेल्स रख दी हैं। मज़ीद डिटेल्स जब आएंगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।